हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पुस्तकें गोदामों में धूल खा रही हैं, लेकिन मंत्रालय अपने प्रकाशनों की लोकप्रियता और बिक्री बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम आज तक तैयार नहीं कर पाया है। पता चला है कि प्रकाशन विभाग पुस्तकों को छापने पर अंधाधुंध खर्च करता है। डीलक्स यानी सुंदर आवरण और साज सज्जा की श्रेणी वाली पुस्तक की 2 से 5 हजार तक प्रतियां छापता या छपवाता है, लेकिन एक साल में उनकी केवल 25 से 500 प्रतियां ही बिक पाती हैं, और वे भी सरकारी पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकें बाहरी मुद्रकों से छपाई जाती हैं, और इस स्थिति में प्रतियों की संख्या 2-3 हजार की बजाय 5 से 12 हजार तक पहुंच जाती है। इसका कारण मुद्रकों से अधिकारियों का अच्छा खासा कमीशन मिलना बताया जाता है। पैराग्राफ। प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों पर होने वाले खर्च और उनकी बिक्री से होने वाली आमदनी के संबंध में खोजबीन करने पर पता चला है कि हर साल कई ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं जिनमें किसी पाठक की दिलचस्पी नहीं होती, और पूरे साल में इन पुस्तकों की एक भी प्रति नहीं बिक पाती। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये पुस्तकें किसको खुश करने के लिए प्रकाशित की जाती हैं? फिर हर वर्ष बदलने वाले आंकड़ों और जानकारियों पर आधारित संदर्भ ग्रंथ की 10,000 से अधिक प्रतियां अंग्रेजी और हिंदी में छापी जाती है। यह संदर्भ ग्रंथ जब तक छपकर आता है तब तक उसमें दिए गए आंकड़े 2 वर्ष पुराने हो जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उन्हें कोई नहीं खरीदता और उन्हें रद्दी में ही बेचा जाता है। यह राष्ट्र के धन की बर्बादी नहीं तो क्या है? पैराग्राफ। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रकाशन विभाग के अधिकारी यह जानते हुए भी कि कई प्रकाशित पुस्तकों की एक भी प्रति नहीं बिकी, उनके न बिकने के कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते और धड़ाधड़ दूसरी पुस्तकें छापने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके अलावा प्रकाशन विभाग की पुस्तकों की बिक्री व्यवस्था भी ठीक नहीं। आज का जमाना विज्ञापन का है। जब तक पुस्तकों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा, तब तक पुस्तकों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को उन पुस्तकों का पता नहीं चलेगा। इस तथ्य को समझते हुए अब प्रकाशित पुस्तकों का कुछ विज्ञापन हो रहा है, लेकिन यह उस हद तक नहीं किया जा रहा जिस हद तक दूसरे निजी प्रकाशक करते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि प्रकाशन विभाग पुस्तकों को अच्छी प्रकार से विज्ञापित करें। विज्ञापन में केवल पुस्तक तथा उसके लेखक का नाम देना ही पर्याप्त न होगा। उस पुस्तक में ऐसी कौन सी विशेषता है, उसे भी उस विज्ञापन में दर्शाया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही पुस्तकों की बिक्री बढ़ सकती है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रकाशन विभाग किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए किसी पुस्तक को प्रकाशित न करें, चाहे उसके लिए कितना ही जबरदस्त राजनीतिक दबाव क्यों न पड़े, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि कई पुस्तकें राजनीतिक दबाव के कारण से ही प्रकाशित की जाती हैं, और यह जानते हुए भी कि उनकी बिक्री या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर कम होगी, तब भी कई हजार प्रतियां प्रकाशित की जाती है। संदर्भ ग्रंथ जिनमें आंकड़े ही मुख्य होते हैं या तो समय पर प्रकाशित हो अथवा उन्हें
हर 5 वर्ष की अवधि में निकाला जाए ताकि ये संदर्भ ग्रंथ रद्दी में न बिकने पाएं। मेरे विचार में अगर इन उपायों को सही तौर पर लागू किया जाए तो प्रकाशन विभाग को पुस्तकों पर अधिक लाभ मिलेगा। पैराग्राफ। आदरणीय सभापति जी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब किसी काम के करने में थोड़ी सी भी दुविधा मालूम हो कि उसे किया जाए या नहीं किया जाए तो उसकी एकमात्र कसौटी यह है कि सबसे पहले यह सोचा जाए कि उस काम को करने से भारत के निर्धन से निर्धन ग्रामीण व्यक्ति का हित होता है या नहीं। यदि उस काम को करने से उनका भला होता है तो उसे अविलंब किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चिंतन था कि देश की असली आज़ादी नापने का पैमाना यह है कि यहाँ के लाखों गांवों को स्वराज्य प्राप्त हुआ है या नहीं, और स्वराज्य का अर्थ उन्होंने स्पष्ट रूप से खुशहाली ही माना है, न कि केवल स्वतंत्रता हासिल करना। पैराग्राफ। इसमें कोई शक नहीं कि आज गांव का रूप बदल रहा है। नए नए पक्के मकान बनते जा रहे हैं। रेडियो, टेलीविजन तथा बिजली वहां पहुंची है। गांव के लोग भी आधुनिक सभ्यता से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रति व्यक्ति गेहूं और चीनी की खपत भी बढ़ गई है, किंतु फिर भी गांव का युवक काम के लिए शहर की ओर दौड़ रहा है। तभी तो शहरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश राजधानी की आबादी में हर साल 2 लाख की वृद्धि हो जाती है। 1 लाख नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और 1 लाख लोग बाहर से आ जाते हैं। यही स्थिति अन्य महानगरों की भी है। तभी तो 1947 की 5-6 लाख की आबादी वाली दिल्ली अब 80 लाख के निकट पहुंच रही है। पैराग्राफ। आबादी बढ़ने से समस्याएं भी बढ़ी हैं, और कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जिन्होंने नगरीय जीवन को बना दिया है। मकानों की कमी प्रायः सभी बड़े नगरों में अनुभव की जा रही है। मकान कम होने से उनके किराए ऊंचे होते जा रहे हैं। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं एक साथ महंगी हो गई हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उचित दर की दुकानों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। किसी भी दिन बिना पूर्व सूचना के पानी कब बंद हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। बिजली का अकाल और आंख मिचौनी कई महीनों से चल रही है। उसकी बात करना तो इसलिए बेकार है क्योंकि सारे देश में ही बिजली की कमी ने जहां उत्पादन को क्षतिग्रस्त किया है, वहां वातावरण भी अंधकारमय बना दिया है। पैराग्राफ। घरों में चूल्हा लकड़ी और कोयले से जलता था, उस कारण मकानों की स्वच्छता नहीं रह पाती थी। पिछले कुछ समय से स्वच्छता की दृष्टि से गैस का प्रयोग बढ़ा है, किंतु अब स्थिति यह है कि गैस के सिलेंडर मिलने में काफ़ी असुविधा हो रही है। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल का भी अभाव बना हुआ है। गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि वे किस साधन द्वारा भोजन बनाएं। शहरों में आबादी बढ़ने से वहीं नगरों का जाल बिछा। इन उपनगरों की दूरी कहीं कहीं तो 25-30 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। इसके कारण से शहरी जीवन और भी कष्टमय हो रहा है। वायु प्रदूषण एक और भयंकर समस्या बन गई है। हर क्षण सड़कों पर चलने वाली बसें, कारें, स्कूटर आदि जो जहरीला धुआं उगलते हैं वह सीधा अनेक रोगों का कारण बन जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि नगरों का आकार न बढ़ने पाए।
इसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिनसे ग्राम्य जीवन को सुख सुविधा पूर्ण बनाया जाए और वहीं पर शिक्षितों को काम दिलाने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए जरूरी है कि गांवों में छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए सरकार पूरा सहयोग प्रदान करें। समाप्त।